चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ किसे जाता है। जैसे कि इसके अंदर एक टर्म आ रहा है बेटा फ्लो, और एक है यहाँ पे कैश। तो स्टेटमेंट तो आपको बताइए, जो भी है एक अकाउंट बनाते हैं हम। कैश फ्लो का बेसिकली मतलब होता है, कैश का जो फ्लो होता है बेटा वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा इनफ्लो, जब हमारे पास पैसा आता है, और एक होता है बच्चे हमारे पास आउटफ्लो, जब हमारे पास से पैसा जाता है। अब दोनों ही कंडीशंस के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो के होने के कई कई कारण हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं, अलग अलग तरीके की करी जाती हैं। तो उसी के लिए चैप्टर बनाया गया है। इसके लिए हम पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या। तो इसमें बोला गया है बेटा कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज कैश फ्लो जो कि या तो आपका इनफ्लो होगा और आउटफ्लो होगा। या तो पैसा आ रहा होगा कहीं से, या क्या हो रहा होगा बेटा, जा रहा होगा ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो बेसिकली एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाई गई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम जो भी हमारे पास इनफ्लो आ रहा है या जो भी हमारे पास आउटफ्लो जा रहा है, अलग अलग एक्टिविटीज बोला जाता है इसके अंदर। उस चीज को जो हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, इसमें किस नाम से बोला गया है, एक 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। अलग अलग एक्टिविटीज में जो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसकी एक स्टेटमेंट बनाई जाती है बेटा, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टिविटीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे एक्टिविटीज की बात करें तो हमने इन एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक एक करके पहले एक्टिविटीज को समझते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहली एक्टिविटीज आती है बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बुक में ये ऐसे दिया होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको और अलग तरीके से समझाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा याद हो। भाई जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो हमने 11th में भी पढ़ा कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे, किसकी होती है, कैपिटल की, पैसा चाहिए होता है। यानी हमें सबसे पहले जो अरेंजमेंट करनी है वो किसकी करनी है, पैसे की करनी है। और वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा, इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी आपको लग रही है जो आपको पैसा अरेंज करके देगी, फाइनेंसिंग। भाई फाइनेंस का नाम ही क्या है, फाइनेंस इकट्ठा करना। अब भाई फाइनेंस आता कहाँ से हमारे पास, हमने कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ लिए, इंडिविजुअल अकाउंट 11th में पढ़ लिया। तो हमने कंपनी अकाउंट में एक चीज सीखी कि सर हमारे पास जो पैसा आता है ना, वो पैसा आता है कहाँ से, शेयर्स और डिवेंचर से। आता है कि नहीं आता, अभी पढ़ के चुके हैं हम। तो यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स शेयर डिवेंचर से रिलेटेड होंगी, भाई मैंने अगर शेयर इशू करे, ध्यान से सुनना, मैंने अगर शेयर इशू करे तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, इनफ्लो हो गया। अगर मैंने डिवेंचर रिडीम करे, रिडीम का मतलब मैंने पैसा वापस करा डिवेंचर्स का, तो पैसा क्या होगा, जाएगा। वो क्या हो गया मेरा, इसके अंदर आउटफ्लो हो गया। अभी सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं, डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब ये एक्टिविटीज हम इंडिविजुअली करेंगे। अभी क्लियर है जी। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि हाँ भाई जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सर हमारे को फाइनेंस की जरूरत होती है, और फाइनेंस हम यहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो जितनी भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारी किससे रिलेट करेंगी, फाइनेंस के आने जाने से, वो सारी कहाँ पे आएंगी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। अब भाई मैंने फाइनेंसिंग कर ली, चलो जी। अब फाइनेंस करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होता है, मैं एक फैक्ट्री डालूंगा, मशीन्स लूंगा, ये सारे काम करूंगा। यानी जो मैंने फाइनेंस इकट्ठा किया है अब मैं उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो मेरी सेकंड एक्टिविटी क्या बन जाती है यहाँ पे,
इन्वेस्टिंग बन जाती है। इसीलिए बेटा ये जो एक्टिविटी होती है रिलेट्स टू असेट्स, किससे रिलेट करती है ये? अगर मैं परचेज ऑफ असेट्स करता हूं, जैसे ही मैं असेट्स खरीदूंगा पैसा जाएगा, आउटफ्लो है। सेल ऑफ असेट्स करूंगा तो सेल ऑफ असेट्स करूंगा तो पैसा आएगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? इनफ्लो हो जाएगा। समझ आया? तो भाई मैंने पहला काम क्या करा, मैंने पैसा इकट्ठा करा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, फिर जो पैसा आया मैंने उस हटा के इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करूंगा भाई? बिजनेस रन करूंगा ना अपना। जब बिजनेस रन करूंगा तो मैं उसमें चीजों को खरीदूंगा, बेचूंगा, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें होंगी। बेसिकली ये दोनों एक्टिविटीज सबसे छोटी एक्टिविटीज मान के चलो। सबसे बड़ी एक्टिविटीज क्या है भाई? बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल है, उसे इन्वेस्ट करना मुश्किल है यार, ये सब करने के बाद बिजनेस को चलाना मुश्किल है, बिजनेस को चलाना मुश्किल है नहीं? तो यानी बिजनेस को क्या करना मुश्किल होता है बेटा? सबसे ज्यादा ऑपरेट करना मुश्किल होता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रेगुलर बेसिस कह लो आप, या बेसिकली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आप यूज करोगे, वो सारी की सारी कहां पे आएंगी बेटा? यहां पे आएंगी। मैंने क्या बोला? अगर मैं असेट सेल करूंगा, ध्यान से सुनना वर्डिंग, अगर मैं असेट्स बेचूंगा तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? इन्वेस्टिंग में। कहां पे जाएगा? लेकिन अगर मैं गुड्स सोल्ड करूंगा तो गुड्स क्या है? मेरा एक ऑपरेटिंग का पार्ट है कि मैं चीजें बना रहा हूं और बेच रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो इनफ्लो आएगा वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? मेरा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। क्लियर है? ठीक है, अगले केस पे आते हैं हम इसके। अभी हम ऑपरेटिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे, कोई सी एक्टिविटी नहीं करेंगे बेटा। अब हमारा जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये स्टार्ट होता है, पहले हमें चाहिए होता है भाई कुछ भी करना है आपने। भाई आप एक स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, आप पहले जो स्टेटमेंट तैयार करते हो उस स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि भैया हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है। क्या देखेंगे हम? प्रॉफिट है या, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आप तैयार कर रहे हो बेटा किसके लिए कर रहे हो? एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कर रहे हो ना। तो बिजनेस तो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं चलता, बिजनेस तो बहुत सालों के लिए चलना है। तो कुछ ना कुछ हमारे पिछले साल का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसी के अंदर फिर क्या होगा? हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो ऐड होगा और हमें साल के एंड में पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें ना दो तरीके की कंडीशंस आएंगी हमारी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे कि बुक में ही दिया हुआ आपके कि इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, यानी आपका जो क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट हो रहा है ना, वो जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आपका प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? अभी इस टर्म को बहुत हाईलाइट कर रहा हूं, समझ आएगा आपको क्यों। अगर हमारा ये क्वेश्चन प्रॉफिट से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्टिंग मेरी क्या है? प्रॉफिट है। मेरे को बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब पहले हम इस चीज को समझते हैं कि सर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखा है ना, देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि अकाउंटिंग रेशो में भी देखा हमने कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या समझना है? ठीक है, अब हमें समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है बेटा? देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम उनको कह सकते हैं जो नॉर्मली हमारे बिजनेस में नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर, या फिर मेरे को कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन लगा लो जो कभी कभी होने वाली है। भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? एक टर्म आता है ना लाइफ में कि भाई ये मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस था, मतलब बिल्कुल ही अलग। तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शंस जो आपने इसमें करी हैं लेकिन वो नॉर्मल सर्कमस्टांस में नहीं होती, दे ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस है। ठीक है, अब इनका इंपैक्ट क्या पड़ता है? लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? मेरे को चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बिफोर के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन प्लस माइनस का भी लॉजिक लगेगा, वो देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। अभी मान लो बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये कि प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स एज पर P&L अकाउंट। अब इसमें ऐड क्या होगा और लेस क्या होगा वो देखते हैं बेटा। यहां देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर extraordinary items debited as expense to statement of P&L अकाउंट। भाई हमें यहाँ पे चाहिए क्या बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो बिफोर टैक्स जाना है तो मेरे को टैक्स क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि आफ्टर दिया हुआ तो बिफोर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस टर्म को याद रखना, डेबिटेड एज अ एक्सपेंस। भाई पीएनएल के अंदर अगर मैंने किसी चीज को डेबिट कराया तो वो मेरा खर्चा है, तो वो प्रॉफिट को कम करेगा या बढ़ाएगा, कम करेगा ना। तो यानी उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम। तो वो आफ्टर दिया हुआ, लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए बेटा, बिफोर। तो उस खर्चे को मेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको मेरे को वापस, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया होता लॉस बाय फायर, लॉस बाय, तो मेरा लॉस बाय फायर हुआ था, तो वो नॉर्मल सर्कमस्टांस का खर्चा या लॉस नहीं था, तो उसको मैं वापस क्या कर दूंगा, यहाँ पे एड बैक कर दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सिर्फ कौन से लेने होते हैं, जो नॉर्मल सर्कमस्टांस में होते हैं। क्लियर। अब ये हो गए ऐड, लेस क्या करेंगे इसमें, रिफंड ऑफ टैक्स credited to statement of P&L अकाउंट। मतलब समझो इसका, भाई एक रिफंड ऑफ टैक्स आया, ध्यान से सुनना मेरी टर्म्स को। जो रिफंड ऑफ टैक्स आया बेटा, रिफंड ऑफ टैक्स मैंने अभी पीछे भी क्लियर किया था आपको क्या होता है। मेरे को पता है कि मेरा हर साल 20,000 रुपए टैक्स बनता है, मैंने 20,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब हुआ क्या कि उस साल मेरी इनकम कम हुई थी, तो मेरा टैक्स जो बना आईटीआर के अंदर वो बना 15,000 रुपए। तो मेरा एक तरीके से 5,000 रुपए का एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसे अगले साल एडजस्ट कर लूं या मैं उसका रिफंड ले लूं। तो अगर मेरे पास वो रिफंड आएगा तो क्या वो नॉर्मल इनकम है मेरी, हर साल होता है रिफंड, कभी कभी होने वाला है, तो वो कौन सी इनकम थी मेरी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम मेरे प्रॉफिट में ऐड हो गई होगी, भाई इनकम क्या होती है प्रॉफिट के अंदर, ऐड होती है, तो उसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है ना। लेकिन मेरे को कौन सा प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल चाहिए, तो मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे वापस। तो लॉजिक समझो क्यों माइनस हो रही है वो वहां से, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर बेस वाली इनकम नहीं है मेरी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। मेरे को सिर्फ क्या लेना होता है इसके अंदर, नॉर्मल वाले। तो इसीलिए इसको क्या कर दूंगा मैं, इनकम को माइनस। ऐसे ही बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी items credited to statement of P&L, या बेसिकली कह सकता हूं कोई भी ऐसी इनकम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। तो आपका बेटा क्या आ जाएगा निकल के, फिर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, दोबारा 1 मिनट में रिवीज कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमें क्वेश्चन में दिया होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमें पहले क्वेश्चन को, गलती से निकला था, सुन लो अभी तक। हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर पीएनएल। हमें यहाँ पे पॉइंट देखना है कि हमें गिवन क्या है। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो इसका अलग से होगा, अगर हमें सरप्लस होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, उसमें अलग कंडीशन होगी। दोनों का मतलब सेम ही है लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग है। अगर हमें प्रॉफिट गिवन है तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन स्टार्ट हमेशा यहाँ से मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पर पीएनएल।
तो हमें बेटा इसके अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लेकिन हमें क्या चाहिए बिफोर। तो बिफोर जाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, टैक्स को वापस ऐड कर दो, पहली चीज क्लियर। दूसरा काम, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो कि मैंने पीएनएल में माइनस कर रखा है उसे वापस क्या करो, ऐड कर लो। और कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो मैं पीएनएल में माइनस कर चुका हूं उसे वापस क्या कर दो, इसमें से सॉरी पीएनएल में प्लस कर चुका हूं उसे क्या कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट वाला केस। अब आते हैं हम इसी के अंदर सरप्लस वाले केस पे अपने, कि अगर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है बेटा, मेरे को सरप्लस दे रखा है। देखिए यहाँ पे if starting point is surplus balance in statement of P&L account। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है बेटा हमारा, सरप्लस। देखिए बेटा यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है, मान लो सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अगर बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, इन केस नहीं गिवन होता ना तो इसको निकालने का तरीका होता है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस। हमें जो सरप्लस का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ ना उसको आप माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां से आपका क्वेश्चन क्या होता है बेटा, एक तरीके से स्टार्ट होता है ये वाला पार्ट। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि ऐड क्या क्या चीजें होंगी और लेस क्या क्या होंगी। पहले ऐड पे जाते हैं हम। यहाँ ऐड में देखो यहाँ पे क्या है बेटा, निकालना इसमें भी हमें क्या है बेटा, ये तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, निकालना इसमें भी हमें क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन हमें ये दिया हुआ है तो हमें देखो क्या क्या करना पड़ेगा बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा बेटा डिविडेंड। फाइनल और प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। देखो बेटा फाइनल डिविडेंड या फिर हमारा जो प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड है क्या, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि हम शेयर होल्डर्स को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो हमें वापस क्या लेना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें क्या चाहिए, सारा का सारा नेट एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पे दो आए, फाइनल और प्रपोज। तो फाइनल तो वो होता है बेटा जो साल के एंड में आप पे कर रहे हो, प्रपोज वो होता है जो मैंने अभी पे नहीं करा, मैंने प्रपोजल रखा है कि अगर इस साल प्रॉफिट इतना हो गया तो मैं इतना डिविडेंड दे दूंगा। तो ये क्या है, मैंने पे नहीं करा अभी, सिर्फ क्या रखा है यहाँ पे, प्रपोज किया है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है बेटा इसी के अंदर इंटरीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर।
अब 3 तरीके के डिविडेंड आप यहाँ पे देख रहे हो। फाइनल बेटा वो जो कि मैंने साल के आखिर में पे किया, प्रपोज वो जो कि मैं प्रपोजल में रख रहा हूँ कि अगर मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं डिविडेंड दूंगा। इंटरीम का मतलब होता है, इंटरीम को हिंदी में बोला गया मध्यवर्ती, यानी साल के बीच में कभी भी कंपनी को क्या हुआ, साल के बीच में अचानक से काफी प्रॉफिट हो गया और उसने क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अचानक से। तो इस तरीके का डिविडेंड वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरीम डिविडेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरीम डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटा आपका ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर टैक्स। मेड ड्यूरिंग द ईयर और लास्ट वन वही फिर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंस टू P&L अकाउंट। अब आप यहां पे एक चीज और समझना बेटा, ऊपर वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ये पहले भी था। ठीक है, 3 चीजें आपने नहीं देखी क्योंकि वहां पे सरप्लस दिया हुआ था। सरप्लस क्या होता है, जिसमें से हम डिविडेंड वगैरह सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो हमें वापस क्या करना है, उसको ऐड बैक करना होता है। बोलो भाई। ठीक है, ऊपर बच्चे क्या था, यहाँ पे प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, सरप्लस गिवन है। तो सरप्लस जब गिवन है तो इसका मतलब है कि इसमें से डिविडेंड वगैरह सब कुछ क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। सरप्लस क्या होता है ये भी समझ लो, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसमें से हम सब कुछ देने के बाद जो हमारे पास बचता है, प्रॉफिट का वो पार्ट। इसीलिए सरप्लस और प्रॉफिट वाले में फर्क है। प्रॉफिट का मतलब क्या है, उसमें से अभी मैंने डिविडेंड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सरप्लस का मतलब क्या है, मैं सब कुछ दे चुका हूं, अब मेरे पास सरप्लस इतना बचा है, तो इसीलिए मेरे को वापस क्या करना पड़ रहा है, इन चीजों को ऐड बैक करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह प्रॉफिट दिया होता तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, उसके अंदर अभी ऐड हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर माइनस। क्या होगा जी, माइनस के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है आपके, सिमिलर काइंड ऑफ माइनस होंगे इसमें से चीजें। लेस के अंदर आएगा बेटा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जैसे कि पहले था हमारा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट वन था बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्रेडिटेड एज इनकम टू P&L अकाउंट। ठीक है, अगर बेटा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, यहां पे एक्सपेंस की बात करते हैं, तो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लॉस बाय फायर। क्या आ जाएगा, या फिर एक चीज और आती है, गेन ऑन सेल ऑफ, सॉरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स क्यों, ये मैं बताता हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ, अब आप कहोगे सर फिक्स्ड असेट्स का बेचना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे है। बेटा आप जब फैक्ट्री चला रहे होते हो, क्या हर 6 महीने में या साल में मशीन बेचते हो भाई, 5 साल में, 10 साल में, 6 साल में कभी आप फिक्स्ड असेट्स बेचते हो। तो ये भी क्या है, हमारी एक तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई। और क्या है, लॉस है तो कहां पे डेबिट हुआ होगा, P&L के अंदर। ऐसे ही अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम में क्या आ जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है,